मैंने सिर्फ एक मुश्किल सवाल प्लान किया है और वो मैं मुश्किल सवाल आपसे पूछूंगा सर। जो भी अभी हिमाचल और उत्तराखंड में जो बारिश हुई उसकी वजह से जो रोड्स डिस्ट्रॉय हुए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है पहाड़ों में, तो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट हुआ है और उस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से अब भूमि माँ रिस्पॉन्ड कर रही है, मदर नेचर इज रिस्पॉन्डिंग। तो आप डील कैसे करते हो इस सिचुएशन के साथ? मतलब पहली बात तो ऐसी है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। पुनः मुंबई में हमने वो सह्याद्री देखा है जी। तो ब्लैक पत्थर है, वो हिमालय पत्थर ही नहीं है, मिट्टी में, सफ़ेद मिट्टी में ऐसा दगड़ फंसा हुआ है, मेजोरिटी ऐसा है। देखो आपको एक बात हो, जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी थोड़ा बहुत तुमने देखी होगी, ये सब भूगर्भ शास्त्र है। इसमें टाल, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपिटाइट, आर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड, ये 10 मटेरियल है जो मोहास स्केल ऑफ हार्डनेस है। तो सबसे हार्ड मटेरियल जो होता है वो डायमंड होता है। हिमालय नंबर 1 पे आता है जी, मिट्टी से वो। और दूसरी बात है कि स्विट्जरलैंड में भी ऐसी स्थिति है, नॉर्वे में भी है। इसके लिए कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। हमने बहुत रोड बनाए, ये बनाए, बादल फट रहे हैं, पानी आ रहे हैं, नदियाँ पात्र बदल रही है, गाड़ियाँ बह गई। कुछ हमारी मर्यादा है कि रोड, नदी के बाजू में लोग बिल्डिंग बांध लेते हैं, गाँव बसा लेते हैं, फिर जब पानी आता है तो बह जाता है। फिर पहाड़ इधर हिमालय है, अभी आप अगर कुल्लू से मनाली जाओगे तो हमने रोड बनाया बहुत बड़ा, 5-6 हज़ार करोड़ का, इधर पहाड़ इधर पहाड़, फिर ये पहाड़ से लेकर हमने इधर रोड बनाया। रोड बनाने के बाद इधर गांव के बाद रिवर के बाद फिर रोड हमारा, और रोड के बाद फिर हिमालय। अब वो दोनों ऊपर से गिर के ऐसा देखना पड़ता है, तो कैसे कवर करेंगे? यानी अच्छा रोड बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे? अब लोग जहाँ रहते हैं वो गाँव को जोड़ने के लिए रोड बनाएंगे तो पहाड़ पे से। तो एक तो रोड बनाना नहीं सोचो, बनाना है तो कैसे सोचना? तो पहली बात ऐसी है कि अभी हमने, पहली बात ये जो नुकसान हुआ है इसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत बड़ा पानी आ गया, नदी ने पात्र बदल दिया, बाढ़ आ गए, वो बियॉन्ड कंट्रोल था। फिर भी हम टेक्निकली जितने स्ट्रांग थे उतने नहीं थे, और इसलिए अगर इसमें हमारी कोई कमियां होगी तो मैं स्वीकार करता हूँ। अब मैंने स्विट्जरलैंड से प्रेजेंटेशन लिया, वहाँ का एक टेक्निक बोला है, नॉर्वे के लोग बुलाए, और जैसे एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए, वैसे जहाँ ये पहाड़ गिरे हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, वो ब्लैक स्पॉट्स करके आइडेंटिफाई किए। उसमें ऐसा कि पहाड़ ऐसा काटना, फिर जाली लगाना, फिर बोल्टिंग करना, फिर उसमें कुछ स्पेसिस लगाना। तो ये हम लोग नॉर्वे और स्विट्जरलैंड से टेक्निक लेकर हम ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रोड बदल नहीं सकते, रोड का मार्ग भी नहीं बदल सकते जी। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, 4 धाम रोड बन रहा है, रोड नहीं था तब 2012 में कितने लोग मर गए, कितना बड़ा हादसा हो गया बादल फटने से। अच्छा रोड, लोग नदी के बाजू में रहते हो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अतिक्रमण करके वहीं बिल्डिंगें बना रहे, होटल बना रहे बड़े बड़े। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए हम ये ब्लैक स्पॉट से उसको टेक्निकल डील करते हुए हम उसको वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी उपयोग करके करेंगे। जो हुआ वो बिल्कुल सही है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, पर उन परिस्थितियों में 2 ही उपाय है। एक तो रोड ही नहीं करना, तो गांव बसा हुआ है, मनाली में लोग बसे हुए। अभी प्रॉब्लम ये था कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, तो हमने वहाँ टनल बनाई तो 8 मिनट में चले जाते हैं। अब सब जगह टनल बनाना, इतना पैसा सरकार के पास नहीं, पहाड़ के अंदर रोड बना। अभी हमने चंडीगढ़ से मनाली तक रोड बनाया, उसमें कम से कम 20,000 करोड़ की टनल बनाई। अब इतनी टनल कहाँ से बनाएंगे? अब हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर पूरा पर्वतों का ही है, तो पूरी टनल बनाएंगे तो 5-7 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तो ये जो समस्या है, इसमें से कहीं टनल भी बना रहे कहीं ब्लैक स्पॉट, जैसे ये जहाँ लैंडस्लाइड से उसको ब्लैक स्पॉट के रूप में तैयार करके उसको बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको प्रोटेक्ट करके लोगों की जीव हानि और वित्त हानि न हो, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैंने एक सुझाव दिया था, हमारे देश में जब होता है तो सब लोग बोलते हैं ये नहीं हुआ। अब वो इधर कुछ करो तो इन्वायरमेंट वाले रोक देते हैं। अभी मैंने कहा कि नदी का पात्र जो है उसको हम 2 मीटर 3 मीटर नीचे जाए, मैं फ्री ऑफ चार्ज करने के लिए तैयार हूँ। हिमाचल के मुख्यमंत्री को मैंने प्रस्ताव दिया, और ये जो मटेरियल निकलेगा वो मैं रोड में यूज़ करूंगा फ्री ऑफ चार्ज। तो नदी में 2-3 मीटर खोल जाने से पानी जो ऊपर आकर स्लिंट आ गया, जो इधर भागता है गाँव को, वो नीचे जाएगा तो ऊपर नहीं आएगा, तो गाँव का नुकसान नहीं होगा। तो कोई, अब मैंने कहा कि प्रपोजल पर मैंने इन्वायरमेंट के डीजी से भी बात की कि परमिशन दो, तो हमको नदियों को ड्रेजिंग करना पड़ेगा ताकि वहाँ पानी का वॉल्यूम अंदर जाए, ताकि बाहर भागे नहीं, ताकि लोगों का नुकसान हो। जो पहाड़ गिर रहे हैं उसके ऊपर नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई जालियाँ लगानी पड़ेगी, कोई स्पेसिस लगानी पड़ेगी, कोई जूट का कवर करना पड़ेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उस पर काम करना पड़ेगा। और अभी जो हमने किया है उसमें काफ़ी कमियां हैं। हमारे पास आर्थिक मर्यादा भी है, सब जगह टनल नहीं बना सकते, ये काम करने के लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। पर बिटवीन द लाइन आप समझ गए कि आदमी का जीवन इंपॉर्टेंट है जी, और इसका रक्षा करने के लिए ये सब जो जितने लैंडस्लाइड्स के स्पॉट, हिमाचल, उत्तराखंड और अपने कश्मीर, अरुणाचल, जिधर जिधर है उसको सुधारेंगे। और दूसरा हिमालय, ये पत्थर वाला पर्वत नहीं है,
आप समझ लो हिमालय ये मैक्सिमम मिट्टी में गोटा भट्टर है और ऊपर है, ठिसूड़ है, ब्राजील डाटा है, पूरा स्टाटा है। तो उसके साथ बात करके कोशिश करेंगे, जो है उसका सही चित्र मैंने आपको बताया। कुछ कमियां होंगी हमारी तो सुधारेंगे उसको। ऐसे स्थितियों में ना सर, मुझे जो लोग गवर्नेंस में बैठे हैं उनके लिए बुरा फील होता है, क्योंकि एक जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और पब्लिक का डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ देश में, दूसरी जगह ऐसे सिचुएशन भी आप मुझे बताओ कि मनाली में 40-50 वॉल्वो बस से बह गए, होटल बह गए, लोग बह गए। अब नदी के बाजू में रहना, गांव को तो उठाना पड़ेगा ना। जब नदी में बाढ़ आती है तो पानी तो समझता नहीं कौन क्या है करके, वो इधर उधर घुस के पूरा तोड़ के चला जाता है। अब लोग बोलेंगे हम जगह नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे? अच्छा, जगह देना है, खाली जगह करना है तो फॉरेस्ट वाला बोलता है। ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वेरी क्रिटिकल और बड़े प्रॉब्लम्स है। पर प्रॉब्लम्स कितने भी हो, मेरा एक प्रिंसिपल है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स, व्हाटएवर द प्रॉब्लम में बी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं राज्य सरकार के सहयोग से नेशनल हाईवे के साथ पूरी तरह से इसको प्रोटेक्ट करते हुए सोल्यूशन ढूंढने की ईमानदारी से कोशिश करूंगा, और उस काम पर हम लग गए। ओके, जिस तरह से मैंने आपको आरएसएस का सवाल पूछा कि नैरेटिव्स होते हैं यूथ में, एक और नैरेटिव यह है कि जब रोड्स बन रहे होते हैं तो उसमें बहुत करप्शन इन्वॉल्व होती है। ये सच है पुराने सिस्टम्स की वजह से? देखिए, मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। तुमको एक भी कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा कि गडकरी के पास जाके पैसे देने पड़े फिर काम मिला? मुझे केवल चुपचाप भी बता देना तो तुम बोलोगे सजा भुगतने के लिए तैयार हो। पर मैं ये दावा नहीं मान सकता कि सब लोग ऐसे हैं। प्रॉब्लम सब रहते हैं, ये सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अच्छे और बुरे लोग सब जगह पर हैं। उसके जड़ तक कैसे पहुंचे सर? देखिए, हमने डिजिटल सिस्टम की है, हमारे यहाँ कोई भी टेंडर मैनेज नहीं होता। मैं आपके मुंह पर ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ई टेंडर होता है, टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन हमने फ्रेम की है। हमारे यहाँ ऐसा कोई मंत्री तय करके इसको काम नहीं दे सकता। तो जितनी सिस्टम को टेक्निकली स्ट्रांग बनाएंगे, जितना हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, डिजिटल सिस्टम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, धीरे धीरे करप्शन खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात होती है, अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं। जब गलत काम करे तो ठोकोई करनी चाहिए। मैं कभी गाली गलौज भी करता हूँ, लोग मुझे बोलते तुम क्यों बोलते हो? मैंने बोला था कि जो कॉन्ट्रैक्टर सही रास्ता नहीं उसको बुलडोजर के नीचे डालूंगा। तो मैं ज़्यादा एसेट ऑफ माई कंट्री, लोगों को वो भी पसंद नहीं आता। तो ऐसा है, मैं बहुत क्लियर हूँ कि जनता का पैसा हम विश्वस्त है, ईमानदारी से काम हो, जो गलत काम करो उसकी ठुकवाई होगी। अब मैंने हमारे यहाँ से जो सबसे स्ट्रिक्ट किसी की मैनेज ऐसे व्यक्ति को बोला ये क्वालिटी का कंट्रोल इसको इंचार्ज बनाओ, और सब कॉन्ट्रैक्टर को उसको खुदवाऊंगा, सबकी तकलीफें और क्रिएट करूंगा। साले खबरदार खराब काम किया, और काम खराब किया तो उखाड़ने के लगा था। फिर भी बदल हो रहा है, क्वालिटी अच्छी बन रही है, पर कुछ समय प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आपको नाम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पर क्या आपको लगता है कि आपने इतनी सफलता भी देखी है आपके गवर्नेंस के करियर में? लोग आपसे जलते हैं? मैं देखते नहीं किसी के पास। समझो कौन जलता है कौन नहीं जलता। वो ट्रक के पीछे लिखता है ना, लिखा रहता है ना, वो क्या लिखता है, जलने वाले जला करे किस्मत हमारे साथ है, और कुछ तो भी लिखते, जलने वाले का दिल काला, कुछ तो भी लिखते हैं, बुरी नज़र वाले, क्या बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। बस बोलते हो चलते रहो, जो अच्छा कहे उसका भी भला, बुरा कहे उसका भी करो। चलते रहो, अपना घरदार परिवार देखो, आनंद से रहो, और उसके बाद जो मिला वो गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, समाज के लिए, देश के लिए जो कर सकते करो। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अटल है जी। मुझे भी पता है कि एक दिन मुझे भी जाना है, समय कम है, वनडे क्रिकेट जैसा जितना कुछ कर सकता हूँ उतना करके जाऊँगा, ताकि लोगों के जीवन में कहीं तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से उनके जीवन में अगर मैं आनंद कर सकूँ तो मेरा मकसद सॉल्व होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। आई एम वन ऑफ द स्मॉल पर्सन हु इज डूइंग एज हिज लेवल बेस्ट, जो कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जैसे हजारों लोग करेंगे तो अच्छा ही का महासागर बन जाएगा, उसमें बूंद डालने का काम मुझे, मैं कर रहा हूँ, करते रहूँगा। क्या चाहिए आपको जीवन से सर? कुछ नहीं चाहिए। आप एंड पॉइंट के बारे में सोचते हो? अभी जो आपने कहा एंड पॉइंट, देखिए एक ही बात को मेरी कुछ चिंता थी जी। मैंने उद्योग व्यवसाय में शुगर फैक्ट्री, लॉस मेकिंग बहुत खोले, कर्जा बहुत रहा, अभी भी है। वो एक बार कर्जा बैंकों का चुक जाए, इसका केवल मेरे ऊपर टेंशन रहता है, बाकी मेरे ऊपर किसी बात का कभी नहीं रहता। आपका एक पुराना क्लिप देखा था मैंने बहुत पहले, जहाँ आपने कहा था कि कोई भी पॉलिटिशियन खुश नहीं है या ऐसे कुछ। नहीं, मैंने ऐसा कहा था जो राजस्थान के विधान में जी कि जो एमएलए बनता है वो इसलिए दुखी होता है कि उसको मंत्री नहीं बनाया, जो मंत्री होता है वो इसलिए दुखी होता है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जिसको अच्छा डिपार्टमेंट मिला वो इसलिए खुश नहीं होता कि उसको लगता है मैं मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री जो बनता है वो सोचता है कि कब दिल्ली वाले रखेंगे या निकाल देंगे, इसलिए वो दुखी होता है। तो मैंने उनको कहा कि सोचो मत, काम करते रहो, अच्छा काम करते रहो, जो होगा, गीता सर में लिखा है ना, जो होगा है होने वाला है वो होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। जितना समय मिलता है उसमें काम करो, खुशी से, मस्ती से, आनंद से रहो और चलते रहो। ये बात मैंने कही थी। सर, दिल्ली का एक मशहूर डायलॉग है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। पर उनके बाप भी बेसिकली एट द मोस्ट पॉलिटिशियंस को जानेंगे,
तो आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि इतने सारे लोग कॉल करते हैं आपको ऐसे छोटे मोटे काम के लिए? मैं साफ बोलता हूँ, ये नहीं होता। और लोग पूछते हैं ऐसे? मेरे घर में सब प्रकार के लोग आते हैं, एक को भी रोकता नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बताया था, ये नीति याद रखो, कितने भी तुमको महत्वपूर्ण काम होगा, कितने भी तुम जल्दी में हो, घर में आए हुए लोगों से एक आध मिनट तो बात कर लो सबसे, फिर निकलो। मैं कभी कभी लेट जाता हूँ कार्यक्रम में, लेट मास्टर करके मेरा नाम होता है, और मैं आए हुए लोगों का प्रेम से सम्मान से उनको डील करता हूँ। संभव हुआ तो चाय के लिए पूछता हूँ, कभी नाश्ते के लिए पूछता हूँ, उससे अच्छे प्रेम के संबंध रखता हूँ, और लोगों को मैं अपने परिवार की ही ऐसा समझ के चलता हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ है, यही मेरी ताकत है, और इसी के कारण लोगों का प्रेम मुझे मिला, यही मेरी पूंजी है और यही मेरी प्रॉपर्टी है। एक आखिरी सवाल है, लोग आपके बारे में क्या नहीं जानते ये बताइए। बहुत सारी चीजें जानते हैं आपके बारे में। अरे जो आदमी लोगों को कंसर्न ही नहीं करता, अब मैं बोलना नहीं चाहिए आपके, मैं बोलता तेल लगाने की मेरा वर्ड होता है, जेएनयू में गया तेल लगाने का, जाओ अपना सोचो। मैंने बताया ना आपको, बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ, फुटपाथ पे खाता हूँ, अब Z+ में हूँ, पुलिस वाले मुझे छोड़ते नहीं, बंदूक लेके वहाँ जाते हैं, मेरे को बड़ा आश्वस्त होता है, उनको भगा नहीं सकता। तो मैं फिर भी आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ विथ माई ओन वेज, और मुझे अपने जैसा जीवन जीना है, जीता रहूँगा। जिसने अच्छा कहा उसका भी भला, जिसने बुरा कहा उसका भी भला, मुझे चलना है, चलते रहूँगा, जब तक जान है तब तक करता रहूँगा। भगवान मेरे हाथ से कर ले, जो अच्छा होगा वो आप सबके शुभकामनाओं के कारण, सहयोग के कारण हुआ, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे कारण हुआ। ओके, एक आखिरी सवाल पूछ लूँ, मेरा खुद का सवाल है, लास्ट सवाल, ठीक है? मेरे जैसे लोग जो देश के बिजनेसमैन हैं या यंग मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस है सर? ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी। ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को, गुडविल को कमाओ, और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज से ज़्यादा तुम्हारी क्रेडिबिलिटी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने रेपुटेशन को संभाल के रखो, शॉर्टकट मत मारो, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, चलते रहो, एक बार नाम बन जाएगा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नितिन गडकरी सर, थैंक यू, बहुत टाइम दिया आपने हमें, बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आपके पीछे एक छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है, और शिवाजी महाराज मेरा दैवत है। जी सर। आपको मराठी में कहता हूँ, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासे आधारू, अखंड स्थितीचा निधारू, श्रीमंत योगी। बचपन से बाबा साहेब पुरंदरे, शिवाजी सुनते सुनते मेरा बचपन चला गया। मेरे जीवन में मेरी माँ और पिता, उनसे भी ज़्यादा मेरे मन में अगर सम्मान किसी के प्रति है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति है। उनका जीवन, उनका आदर्श, उनका शासक, उनका जैसा पिता, उनके जैसा पुत्र, सब बातों में एब्सोल्यूट आदर्श थे। उनकी तुलना में हम बिल्कुल ही कहीं नहीं है। जीवन में उनके तरफ देखकर उनका अनुकरण करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे लगता है शिवाजी महाराज को अपना आइकॉन मानकर सब युवा पीढ़ी जाएगी तो निश्चित रूप से देश, समाज, सब कुछ बदल जाएगा। पर सर कुछ मराठा वॉरियर्स में उनकी एक छोटी सी झलक दिख जाती है, आप में उनकी छोटी सी झलक डेफिनेटली दिख जाती है, एटलीस्ट उनके जो सोच विचार थे, जो भी चीज़ आपने कही है आज के पॉडकास्ट पर। मैं तो बोल ही रहा हूँ जी कि मैं एक बहुत ही लो कॉस्ट रॉ मटेरियल हूँ। मुझे कुछ बोलना ही नहीं मेरे बारे में, और जो कुछ अच्छा है दैट इज बिकॉज ऑफ RSS, विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी और छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने हमको सिखाया। महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचार के थे, पर उनके साथ मुझे कुछ गरीबों के लिए काम करने की प्रेरणा मिली। जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी सिखा। देखो आपको एक बात बताता हूँ आखिरी में, इसके बाद आप सवाल मत पूछना। नहीं पूछूंगा। मैं मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जिनको मैं अपने दिल में बहुत बड़ा समझ रहा था, उनके नज़दीक जाने के बाद जब मैंने उनका अनुभव लिया, जब उनके साथ रहा, जब मैंने उनका मूल्यांकन किया, तब मुझे पता चला कि मैं इनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ इतने बड़े नहीं हैं। और जिनको जीवन में मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, कोई उनकी प्रतिष्ठा नहीं थी, मान सम्मान नहीं था, पर उनके नज़दीक जाने का उनके ऐसे कुछ गुण मुझे देखने के लिए मिले कि मुझे समझ में आया कि ये इनको मैं जितना छोटा समझता था वो छोटे नहीं, बहुत बड़े हैं। गुणवत्ता के ऊपर, अच्छाई के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, और ये बड़े लोगों से ही सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। समाज में आज भी जो पिछड़े हुए हैं, आखिरी पायदान पर खड़े हैं, उनमें भी अच्छे गुण हैं। जहाँ जहाँ अच्छे गुण दिखेंगे वो आत्मसात करने की कोशिश करो, और जो जो बुरे गुण है ऐसा आपको महसूस होता है उसको छोड़ने की कोशिश करो, इसी से आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा। महाराष्ट्र की शान नितिन गडकरी साहब, थैंक यू सर, इस कॉन्वर्सेशन के लिए भी थैंक यू, और जो भी आप देश के लिए कर रहे हो थैंक यू। बहुत सारे लोग आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं।
ऑन बिहाफ ऑफ द नेशंस यूथ आई सैल्यूट यू सर, थैंक यू कि आप जो भी देश के लिए कर रहे हो लोग नोटिस कर रहे हैं. इंटरनेट जनरेशन अलग है, हम सब कुछ देखते हैं सर, और हम इन बिटवीन द लाइंस भी रीड करते हैं. आप एक परफॉर्मर हो एंड हम बहुत प्राउड है कि आप जैसे लोग हमारे कैबिनेट में बैठे हैं. धन्यवाद सर, नमस्ते.